नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रीति। बिहार विधानसभा चुनाव में आज दूसरे दौर के प्रचार का आखिरी दिन है। शाम 5 बजे तक इस दौर के लिए प्रचार का शोर थम जाएगा। लिहाजा प्रचार के आखिरी लम्हों में सभी पार्टियां आज कई रैलियां और जनसभाएं करेंगी। एनडीए के लिए बीजेपी के कई बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री जनसभाएं करेंगे, तो महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव धुआंधार प्रचार करेंगे। बिहार के सियासी रण में आज चौथे दौर के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आखिरी दिन भी है। तो पीपरा सीट पर जेडीयू ने नए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। बिहार की चुनावी बिसात की सियासी हलचल के अलावा बुनियादी मसलों और मुद्दों की भी बात होगी। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बिहार चुनाव के दूसरे दौर के लिए प्रचार का आखिरी दिन। शाम 5 बजे थमेगा प्रचार का शोर। 6 जिलों की 32 सीटों पर 16 अक्टूबर को मतदान। प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने झोंकी ताकत। एनडीए के बड़े नेताओं की रैलियां। नीतीश लालू करेंगे 13 जनसभाएं। चौथे दौर के लिए नामांकन का आखिरी दिन आज। कल होगी नामांकन पत्रों की जांच। 7 जिलों की 55 सीटों पर 1 नवंबर को वोटिंग। पीपरा विधानसभा सीट पर जेडीयू ने बदला उम्मीदवार। कृष्णचंद्र सिंह के नाम का ऐलान। पहले पूर्व शहरी विकास मंत्री अवधेश प्रसाद कुशवाहा थे प्रत्याशी। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। 6 जिलों की 32 सीटों पर शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। इसके बाद उम्मीदवार घर घर दस्तक देकर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करेंगे। विधानसभा चुनाव के इस चरण में 6 जिले कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया, इन 6 जिलों की 32 सीटों पर शुक्रवार यानी 16 अक्टूबर के दिन वोटिंग होगी। आपको बता दें कि इस दौर के लिए 21 सितंबर को अधिसूचना जारी की गई थी। 28 सितंबर तक नामांकन का सिलसिला चला, जबकि 1 अक्टूबर तक नाम वापस लिए गए। इस दौर में सूबे के 86 लाख से ज्यादा मतदाता 456 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। बिहार चुनाव के दूसरे दौर में प्रचार के आखिरी दिन सियासी पारा चरम पर होगा। सभी पार्टियों ने आखिरी लम्हों में धुआंधार प्रचार की रणनीति बनाई है। एनडीए के कई बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार, रविशंकर प्रसाद, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, इनके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जनसभाएं होंगी। उधर महागठबंधन भी प्रचार के रण में आज पूरी ताकत झोंक रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की 8 जनसभाओं के कार्यक्रम हैं। दूसरे चरण में जिन इलाकों में मतदान होना है, वहां जातीय संघर्ष का बोलबाला है। इन इलाकों में आज भी माओवादियों का दखल है। साथ ही इस बार बड़ी तादाद में हर पार्टी के टिकट पर दागी उम्मीदवार मैदान में हैं। लिहाजा शांतिपूर्ण मतदान चुनाव आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती है। लालू प्रसाद यादव जी का मैदान में अभी लाखों लाख की संख्या में आए और उनके भाषण सुनकर लाभ उठाए। मेरे दोस्तों, याद रखें, भूले नहीं। अभी दूसरे दौर में 6 जिलों की 32 सीटों पर वोटिंग होनी है और राजनीतिक पार्टियों के बीच बेहद रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है। लेकिन इस बार तमाम पार्टियों ने धन बल को तरजीह देते हुए टिकट बांटे। दूसरे चरण में 1/3 उम्मीदवारों के ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज है। जानकारों के मुताबिक जीत हासिल करने के लिए पार्टियां धन बल और जातीय समीकरण को तरजीह देती रही हैं। दबंगों को चाहते हैं, जानबूझ करके टिकट देते हैं। उसका मुख्य कारण है कि उनके लोग गांव में फैले हुए होते हैं और उनके मन मुताबिक जब चाहते हैं राजनीतिक रोटी को पकाते हैं या फेंकते हैं। दूसरे दौर में सबसे कम सीटों पर मतदान होना है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से इस दौर को बेहद अहम माना जा रहा है। 32 सीटों पर कुल 456 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 142 पर आपराधिक मुकदमा दर्ज है। 110 पर तो हत्या, अपहरण और डकैती जैसे गंभीर आपराधिक मुकदमे लंबित हैं। आरजेडी के 13 में से 9, बीजेपी के 16 में से 6, जेडीयू के 13 में से 5 उम्मीदवार दागी हैं। इसके अलावा 106 करोड़पति उम्मीदवार भी मैदान में हैं। धनबल के प्रभाव को देखते हुए चुनाव आयोग बेहद चौकन्ना है। अब तक लगभग 2500 लोगों को हम लोगों ने सीआरपीसी के तहत बाउंड डाउन किया है
51 लोगों को या तो थाना पे हाजिरी बना रहे हैं या उन्हें जिले से बाहर भेजा गया है। वारंट एग्जीक्यूशन में बहुत काम हुआ है। उसमें लाल वारंटी जो नक्सल केस में जिन पर केस होता है उसमें से 25 से ज़्यादा लोगों को हाल फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। हम लोगों ने प्रत्येक बूथ पर ऐसे मतदाता उनके आसपास के टोले में जिनको कि डराया धमकाया जा सकता है, उनका बाकायदा नाम, मोबाइल नंबर, हर एक चीज चिन्हित करके रखा हुआ है। ये वो इलाके हैं जहां जातीय संघर्ष का लंबा इतिहास रहा है, लिहाजा धन बल को मिली तरजीह ने शांतिपूर्ण मतदान के सामने मुश्किल चुनौती खड़ी कर दी है। जहानाबाद से प्रणव गोस्वामी की रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी के लिए। दूसरे दौर के प्रचार के लिए कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रोहतास के नोखा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विकास के नाम पर वोट मांगे। अमित शाह ने महागठबंधन पर हमला बोला और लालू नीतीश की जोड़ी को विकास विरोधी करार दिया। अमित शाह ने रोहतास के नोखा के साथ साथ अरवल और औरंगाबाद के नबीनगर में 3 जनसभाओं को संबोधित किया। पहले दौर के बाद अब दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मंगलवार को रोहतास के नोखा में जनसभा की। उन्होंने विकास के नाम पर एनडीए के लिए वोट मांगे, जबकि लालू नीतीश की जोड़ी को विकास विरोधी बताया और विशेष पैकेज को लेकर भी नीतीश कुमार की तीखी आलोचना की। बिहार के युवा के लिए अहंकार की परिसीमा देखिए। कहते हैं हमें पैकेज नहीं चाहिए, बिहार अपने पैर पर खड़ा हो जाएगा, बिहार अपने आप खड़ा हो जाएगा। अरे नीतीश कुमार, किस गलतफहमी में जी रहे हो? ये पैकेज नीतीश कुमार के लिए नहीं है, ये पैकेज बिहार की जनता के लिए है, बिहार के किसान के लिए है, बिहार के युवा के लिए है। कोई अधिकार नहीं बनता आपको ना बोलने का। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव से उनके कार्यकाल का हिसाब मांगा। उन्होंने एक बार फिर से जंगल राज का जिक्र किया। बीजेपी अध्यक्ष ने नीतीश कुमार पर जनता को धोखा देने का भी आरोप लगाया। इसका हिसाब बिहार की जनता, बिहार में बिहारी ही शासन करेगा, मैं कहना चाहता हूं। मगर मेरे इस स्टेटमेंट से खुश मत हो जाना नीतीश कुमार, वो बिहारी आप नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी का बिहारी शासन करेगा, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बिहारी बनेगा। वहीं बीजेपी अध्यक्ष ने एक बार फिर आरक्षण के मुद्दे पर पार्टी का रुख साफ किया। उनका कहना था कि संविधान में मौजूदा आरक्षण के ढांचे का बीजेपी पूरी तरह से समर्थन करती है और विरोधी जबरन गलत इल्जाम लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और महागठबंधन की तरफ से भी दूसरे दौर का प्रचार तेज हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल 6 रैलियां की। उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन पर सफाई भी दी, जबकि बीजेपी पर आरोपों की बौछार की। तो दूसरी तरफ आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी 7 जनसभाओं को संबोधित किया। दूसरे चरण के प्रचार के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ताबड़तोड़ अलग अलग इलाकों में 6 रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने अपने मंत्री के स्टिंग ऑपरेशन पर सफाई दी और तुरंत कार्रवाई की बात कही। इस्तीफा आ गया, उम्मीदवार बदल दिया, तो हम लोगों ने तो त्वरित कार्रवाई की। प्रधानमंत्री जी, अब आप क्या किए? जिसके पास से 2 करोड़ नकदी बरामद हुआ, उसको उठा करके आपने भारत सरकार में अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया। नीतीश कुमार ने कहा कि महागठबंधन में एकता है, लेकिन एनडीए के बीच टकराव की स्थिति है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में किए बीजेपी के वादों पर भी सवाल उठाए। भभुआ में रैली के लिए देर से इजाजत के प्रधानमंत्री के बयान की आलोचना की। चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव संबंधी कार्यों के लिए जितने अधिकारी होते हैं, वो सब चुनाव आयोग के कमांड में चले जाते हैं। राज्य सरकार का क्या मतलब है? हम लोगों को क्या गरज पड़ा हुआ, भाषण दीजिए या भाषण मत दीजिए। वहीं दूसरी ओर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी दूसरे दौर के लिए धुआंधार प्रचार किया। उन्होंने जहानाबाद के घोसी, गया के अतरी, बेलागंज के बाराचट्टी, जहानाबाद के मखदूमपुर और अरवल के कुर्था में जनसभाओं को संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दूसरे दौर का प्रचार चरम पर है और सभी नेताओं ने अपनी ताकत लगा दी है। नेता धुआंधार चुनावी रैलियां कर रहे हैं। नेताओं की जनसभाओं के दौरान कुछ अजीबोगरीब वाकये भी देखने को मिल रहे हैं। कल गया में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जनसभा में 2 ऐसी घटनाएं हुई जो सुर्खियां बन गईं।
एक रैली के दौरान कैमरे के सामने कार्यकर्ताओं पर वो नाराज हो गए तो दूसरी रैली में उनका मंच धंस गया। चुनावी सभा में भीड़ नेताओं की ताकत होती है, लेकिन जब भीड़ न हो तो नेता नाराज भी हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के साथ। गया के अतरी विधानसभा में पड़ने वाले खिजरसराय ब्लॉक में लालू प्रसाद पार्टी की उम्मीदवार कुंती देवी के लिए जनसभा के लिए पहुंचे, लेकिन वहां भीड़ न के बराबर थी। भीड़ कम देखकर वो नाराज हो गए। गया के ही अरवल में लालू प्रसाद यादव के साथ एक और वाकया हुआ। फतेहपुर संडा के मधुबन मैदान में सभा के दौरान अचानक मंच टूट गया। लालू यादव पार्टी उम्मीदवार रविंद्र सिंह के लिए सभा कर रहे थे। जिस वक्त वो लोगों को संबोधित कर रहे थे, तभी पीछे से कई लोग मंच पर चढ़ाए और वजन ज्यादा होने के कारण मंच धंस गया। मंच धंसने की भनक लगते ही उन्होंने मंच से लोगों को उतरने के लिए कहा। हालांकि उनके भाषण का सिलसिला जारी रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी कल दूसरे दौर के प्रचार के लिए कैमूर और सासाराम में रैलियां की। उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए उसे बंटवारे की पार्टी करार दिया। इसके साथ साथ बीजेपी से काले धन पर किए गए वादों पर भी प्रहार किया है। मायावती ने जनता को अपने संबोधन में कहा कि बिहार के चुनाव में बीएसपी अकेली पार्टी है जो अपने बल पर यह चुनाव लड़ रही है, और उन्होंने ये दावा किया कि बीएसपी ने सत्ता के लिए किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं किया है। हमारी पार्टी चुनाव में यहाँ बिहार प्रदेश के अधिकांश विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है, या किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई चुनावी समझौता नहीं किया है। नालंदा के बिहार शरीफ में कल बीजेपी की एक रैली के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई। दरअसल इस रैली में फिल्म स्टार अजय देवगन को शामिल होना था और उन्हें देखने के लिए उमड़ी भीड़ बेकाबू हो गई। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। माहौल को देखकर अजय देवगन की रैली को रद्द करना पड़ गया। उनका हेलीकॉप्टर आखिर में वापस लौट गया। इस पूरी घटना में कुछ पुलिस वाले समेत 12 लोग जख्मी हुए हैं। और अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इमामगंज के जमीनी हालात। The poll juggernaut rolls out in Bihar. Modi's NDA takes on Nitish's Grand Alliance. Who will win this most important election battle since 2014? Watch Verdict 2015, Monday through Saturday on Rajya Sabha Television. बिहार के पूर्व शहरी विकास मंत्री अवधेश प्रसाद कुशवाहा की जगह जेडीयू ने पीपरा से कृष्णचंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया कि कृष्णचंद्र सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी रहे हैं। अवधेश प्रसाद कुशवाहा पर कथित रूप से पैसा लेने का आरोप लगा है, जिसके बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और पार्टी ने उन्हें पीपरा से चुनाव लड़ने से भी मना कर दिया। पीपरा में चौथे चरण में मतदान होना है। उधर विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। चौथे दौर में बिहार के चुनावी रण में 7 जिले हैं। पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सीवान, सीतामढ़ी, गोपालगंज और शिवहर। इन 7 जिलों की 55 सीटों पर चौथे दौर में मतदान है। इस दौर में पूर्वी चंपारण की 12 सीटें हैं, मुजफ्फरपुर की 11, पश्चिम चंपारण की 9, सीवान और सीतामढ़ी की 8-8, गोपालगंज की 6 और शिवहर की 1 सीट शामिल है। 14 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल होने के बाद, यानी आज आखिरी दिन है नामांकन का, इसके बाद 15 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी।
17 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस दौर में सभी 55 सीटों पर 1 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी नेता विनय बिहारी का कहना है कि बिहार की जनता विकास चाहती है। राज्यसभा टीवी संवाददाता रविंद्र सिंह श्योरान ने विनय बिहारी से खास बात की। सर, चुनाव आ गया है और आप अब किस बार, क्योंकि बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी की तरफ झुकाव है क्या कुछ? बिहार की जनता चाह रही है कि ऊपर सरकार भाजपा की है, तो एक बार जैसा भाजपा डिमांड कर रहा है कि नीचे भी बिहार में भाजपा की सरकार अगर आप बनाते हैं तो हम बिहार का विकास अच्छे तरीके से करेंगे। कि आप लंबे वक्त तक मंत्री रहे सर, तो ऐसे क्या आपने तो कामकाज देखा, नीतीश कुमार को सराहना मिलती है, आप उस मंत्रिमंडल के सदस्य रहे, तो आप किस तरीके से आंकते हैं, क्योंकि अब आप दूसरे पार्टी में चले गए हैं, तो एक ईमानदार आपका आकलन क्या है? नीतीश कुमार जी का जो पिछला 5 साल का शासन रहा, 90% जो बिहार के लोग हैं उनके कार्यकाल से खुश रहे हैं, सराहना हुई है। लेकिन साथ में एक बात और हुई है, वो बात ये है कि जो मैंडेट मिला, जो बहुमत जनता ने दिया, 5 साल का जो कार्यकाल पिछला था उसे देखते हुए उससे अच्छा मैंडेट मिला, और वो इसलिए लोगों ने दिया कि नीतीश कुमार जी और भाजपा की जो मिलीजुली सरकार थी उसने काम अच्छे किए। लेकिन नीतीश कुमार जी को ये आज़ादी बिहार के लोगों ने नहीं दी कि आप को संयुक्त रूप से साथ रहने के लिए हम लोगों ने वोट दिया, न कि आप उनके साथ मिल जाएं जिनको आप 17 साल गाली दिए। कामकाज को आप लोग मानते हैं कि ठीक था, लेकिन ये जनादेश जो पिछले लोग विधानसभा में मिला था उसका कहीं न कहीं सम्मान नहीं कर पाए। 5 साल के लिए मतदान की पब्लिक, और 5 साल एक साथ रह करके बिहार के विकास के लिए मतदान हुआ क्या? 1.5 साल बीता नहीं, नीतीश कुमार जी के मन में, उसका तो मैं गवाह हूँ। मैं उनके आवास पे हमको बुलाया गया, बजाबता ये कहा गया कि निर्दल जो उम्मीदवार, निर्दल जो विधायक हैं उनको आप एकजुट कीजिए, हमसे मिलवाइए। मैंने वो काम भी किया। अच्छा। उसके लिए मुझे किसी के गवाही की जरूरत नहीं, मैं स्वयं उस दौर से गुजरा हुआ मुसाफिर हूँ। बिहार के परिवहन मंत्री रमई राम का कहना है कि बीजेपी का विकास से कोई लेना देना नहीं है। राज्यसभा टीवी संवाददाता रविंद्र सिंह श्योरान ने रमई राम से खास बातचीत की। उन्होंने दावा किया कि जेडीयू विकास और सुशासन के नाम पर चुनाव लड़ रही है। बिहार सरकार में परिवहन मंत्री रमई राम जी हमारे साथ हैं। बीजेपी का आरोप है कि कोई विकास पिछले 10 साल में नहीं हो पाया। उसको विकास से मतलब ही कर रहा। अब बीजेपी यहाँ कभी था कहाँ? ये तो धोखा से नीतीश कुमार की कृपा से इसके जन्म यहाँ हो गया। अच्छा, आप भी परिवहन मंत्री रहे, दूसरे कई महकमे में भी रहे, तो जिन जिन महकमों में आप रहे उस क्षेत्र में जो विकास हुआ है, लेकिन कई जगह सड़कों की हालत तो खराब है सर। कहाँ की बात चलता है? सड़कों की हालत खराब है। इंटीरियर जो इलाके हैं, नहीं, हमारे इलाके में कोई रोड खराब नहीं है, सभी अच्छे रोड है, सब बना चुके हैं, कुछ बनने वाले, कुछ बन भी रहे हैं। एक सवाल ये उठ रहा है कि जीतन राम मांझी के जेडीयू छोड़ने के बाद जो दलित और महादलित पर आप लोगों की पकड़ थी वो कुछ कम हो गई है। इसका आंकड़ा किसके पास में है? दलित और महादलित पर किसका कम हुआ, किसका बेस हुआ, वो तो रिजल्ट बताएगी। कह देने से क्या होता है? जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बना दिया तो बहादुर हो गया, आकाश में उड़ने लगा, और नहीं बना था तो कहीं इसका अता पता नहीं था, कोई जानता भी नहीं था बिहार की जनता, और शायद आप भी नहीं जानते होंगे। हाँ, बनने के बाद उनकी पांख बन गई, इस चुनाव में उनका जलना निश्चित है। लेकिन सब पूरे चुनाव में तो जिक्र जो है वो जात के आधार पर ही चल रहा है। लेकिन मेरे जीवन में ऐसा कम किया नहीं करने वाले हैं। हम अपने जीवन में, अपने क्षेत्र में विकास और सम्मान हो, और लोग विधि व्यवस्था हो, जो भी समस्या हो उसको अपने मजदूर की तरह खट कर उनका निदान करते हैं। जात पात पर नहीं, समाज को एक साथ जोड़कर समाज के सब हितों की रक्षा करते हुए उनके विकास से उनका विश्वास
को हासिल करना चाहिए। दूसरे दौर में जिन सीटों पर सबकी निगाहें टिकी हैं उनमें इमामगंज बेहद अहम है। यहां से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी चुनावी मैदान में हैं, जिनका सीधा मुकाबला जेडीयू के दिग्गज नेता और मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी से है। आइए देखते हैं क्या है इमामगंज के जमीनी हालात। जीतन राम मांझी बिहार में जिन 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं उनमें एक सीट गया जिले की इमामगंज है। इमामगंज के अलावा वो मखदूमपुर से भी चुनावी मैदान में है, लेकिन जितना पसीना उन्हें इस सीट पर बहाना पड़ रहा है उतना कहीं और नहीं। यहाँ मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष और जेडीयू नेता उदय नारायण चौधरी से उनकी कड़ी टक्कर है। प्रदेश के 2 बड़े दलित चेहरों के बीच यहाँ बेहद दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद है। When Mr. Manjhi was having problems and he was to face vote of confidence, at that point of time, Uday Narayan Chaudhary, as the speaker, he proclaimed him as to be an unattached member of the House, and some of his followers were also disqualified. So that I think from that point of time, this rivalry got converted into enmity. इन दोनों नेताओं के बीच पुरानी तकरार रही है। उदय नारायण चौधरी पासी समुदाय के कद्दावर नेता माने जाते हैं और इस सीट पर 6 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। लिहाजा जीतन राम मांझी पर वो बाहरी होने का आरोप लगा रहे हैं कि चाहे जितना भी बड़ा पहलवान वो भेज दे, जब तक इमामगंज, डुमरिया और बांके बाजार की मिट्टी का खून और यहाँ के लोगों का खून मेरे नसों में दौड़ रहा है, तब तक एक नहीं 10 जीतन राम मांझी आएगा पहलवान बनके, उसको यहाँ से मुंह की खानी खा करके जाना पड़ेगा। जीतन राम मांझी को उम्मीद है कि हाल के दिनों में उनके बढ़े हुए कद पर इमामगंज की जनता मुहर लगाएगी। उनके समर्थक भी इस बात की तस्दीक करते हैं। 15 साल से हैं उदय नारायण चौधरी, यहाँ से विधायक हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं। विधायक 20 साल से हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, फिर भी जो विकास होना चाहिए था वो हुआ नहीं। जान माल के जो हानि होती है बराबर यहाँ। जीतन राम मांझी इस वक्त खुद को बिहार का सबसे बड़ा दलित चेहरा बनाने की कोशिश में है, लिहाजा इमामगंज में उनकी इस दावेदारी का भी इम्तिहान है। लेकिन लंबे समय से इस सीट की नुमाइंदगी कर रहे उदय नारायण चौधरी के लिए भी हार जीत का मामला नाक का सवाल बना हुआ है। 2014 लोकसभा चुनाव में जीतन राम मांझी और उदय नारायण चौधरी दोनों ही जेडीयू के प्रत्याशी थे, लेकिन 2015 में दृश्य बदल गया है। एक तरफ जीतन राम मांझी हैं तो दूसरी तरफ उदय नारायण चौधरी। लाजमी है कि सियासी पंडितों की नजर इमामगंज सीट पर गड़ी रहेगी। इमामगंज से कैमरामैन सुधांशु के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। बिहार के अरवल जिले में रणबीर सेना और नक्सलियों के बीच टकराव का लंबा इतिहास रहा है। 1997 में दलित बस्तियों में बर्बरता के बाद यहाँ का एक गांव देश के नक्शे में दर्ज हो गया। लेकिन जातिगत टकराव से बाहर अरवल में अगर विकास की तस्वीरें तलाशें तो हाथ कुछ नहीं लगता। स्मारकों में दर्ज ये नाम लक्ष्मणपुर बाथी की पहचान है। दिसंबर 1997 में इस दलित बस्ती के 58 लोगों की रणबीर सेना ने हत्या कर दी थी, लेकिन हाईकोर्ट जाते जाते सारे अभियुक्त बरी हो गए। लक्ष्मणपुर बाथे के ये जख्म 18 साल बाद आज भी हरे हैं। मामले की जांच के लिए आयोग भी बने, लेकिन उनकी सिफारिशें लागू नहीं हो पाईं। गांव के लोग सरकार पर झूठी सहानुभूति दिखाने का आरोप लगा रहे हैं। कुछ नहीं दिया, नहीं पूछताछ नहीं किया, खोज खबर कुछ नहीं किया, तो हम लोग कैसे जिएंगे? तो कैसे वोट देंगे? हम सरकार के कैसे जिताएंगे हम लोग? बताइए। नेता तो कहते हैं कि बना देंगे, जिता दे रहा है, अपना पेट भर रहा है, गरीब के देख रहा है कि भूखे मर रहा है कि क्या हो रहा है। लक्ष्मणपुर बाथे से विकास कोसों दूर है। चारों तरफ नजर दौड़ाने पर सिवाय सन्नाटे के कुछ नहीं दिखता। ना तो लोगों के पास रोजगार है, न पक्की सड़कें
और ना ही सिंचाई के साधन। है तो सिर्फ कड़वी यादें जिसे सोचकर लोग आज भी कांप उठते हैं। 90 के दशक के आखिरी सालों में सिर्फ लक्ष्मणपुर बाथे ही नहीं बल्कि आसपास में कई जनसंहार हुए। 1996 में भोजपुर जिले के बथानी टोला में 21 दलितों के साथ ये सिलसिला शुरू हुआ और फिर 1997 में लक्ष्मणपुर बाथे में 58, 1998 में शंकर बीघा में 23 लोगों की हत्या हुई। रणबीर सेना ने इन सारी घटनाओं को अंजाम दिया। अब 2 दशक होने को आए, जातीय सेनाओं का असर कम हुआ, लेकिन जातीय राजनीति का आज भी यहाँ बोलबाला दिखता है। विकास के मतलब सिर्फ सड़क बिजली नहीं है, ये तो है रचनात्मक काम, लेकिन सबसे बड़ा उनकी चेतना का विकास का जो राजनीतिक चेतना का, क्योंकि दुश्मन और दोस्त को पहचानने की क्षमता जनता में नहीं आएगी और ये नकाब करके अच्छे नीति बना के और अच्छे खराब नियत से जो राज करते हैं उनको पहचानने की क्षमता जनता में आए। वैचारिक क्रांति होनी चाहिए। विकास के तो नारे तो जरूर दिए गए, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ गरीबों को कुछ नहीं मिला। यहाँ विकास के नाम पर लोगों को ठगा गया। मुद्दा जो है यहाँ गायब है। विकास का मुद्दा गायब है, न्याय का मुद्दा गायब है, सिंचाई का मुद्दा गायब है, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा यहाँ गायब है। अभी चुनाव का मौसम है और यहाँ 16 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, लेकिन लक्ष्मणपुर बाथे में सियासी हलचलों की आंच अब भी महसूस नहीं हो रही। अरवल जिले में महज 2 सीटें हैं और बीते साल दोनों सीटें जेडीयू बीजेपी गठबंधन के खाते में गई थीं। हालांकि इस बार गठबंधन बदल गए, लेकिन अरवल के पिछड़ेपन की तस्वीर नहीं बदली। लक्ष्मणपुर बाथे जैसे सैकड़ों गांव के लोगों के लिए जमहूरियत के जश्न के कोई माने नहीं है। चुनावी मॉनसून में यहाँ वादों की बारिशें होती हैं, मगर यहाँ के लोग एक कतरे के लिए भी तरस जाते हैं। जहाँ जात पात के आधार पर चुनाव के नतीजे तय होते हों, वहाँ विकास की बात करे भी तो कौन। कैमरामैन डी के पांडे के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, अरवल। और इसी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी खास पेशकश लोकतंत्र में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।